is on, but I can't see your book. Okay. So now, childrens, I'm very happy that all of you have drawn the diagram. You have done the things very nicely and clearly. Many children have drawn so beautiful diagrams, so shaded diagrams. So that shows your interest in the subject. Okay. So we have learned till the ciliated epithelium. Now we are going to learn the next topic, that is the glandular epithelium. ग्लैंडुलर एपिथेलियम, प्लीज नोट द टर्म ग्लैंडुलर. ग्लैंडुलर का मतलब ही होता है, ग्लैंड का मतलब होता है विच इज सिक्रीटिंग समथिंग. ठीक है, जो कोई चीज सिक्रीट करता है ना उसे हम ग्लैंड कहते हैं. जैसे हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड है जो सलाइवा बनाता है, स्वेट ग्लैंड है जो कि स्वेट बनाता है, टीयर ग्लैंड है जो टीयर बनाता है. तो ऐसे हमारे बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट है. तो अगर ये वर्ड ग्लैंड जुड़ा है इसका मतलब वो कोई ना कोई चीज सिक्रीट करता है. तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम का जो शेप है ना वो कोई भी टाइप का हो सकता है. वो लंबे लंबे कॉलम के जैसा भी हो सकता है, वो क्यूब के जैसा भी हो सकता है, वो पिरामिड के जैसा भी हो सकता है. तो यहाँ पे शेप इंपॉर्टेंट नहीं है, वो क्या काम करता है वो इम्पोर्टेंट है, वो क्या चीज सिक्रीट करता है वो इम्पोर्टेंट है. ग्लैंडुलर एपिथेलियम का जो न्यूक्लियस होता है वो काफी बड़ा होता है और हमेशा बेस की तरफ प्रेजेंट होता है. यहाँ पर क्योंकि ये सिक्रीशन का काम करता है तो यहाँ पे सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. नाउ डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सेल्स, कितने सेल्स हैं, कितने सेल्स मॉडिफाई हुए हैं, देयर कैन बी ऑफ टू टाइप्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. यूनि का मतलब होता है वन, जब एक ही सेल मॉडिफाई हो गया है टू सिक्रीट समथिंग. क्या बोला मैंने? when only one cell is modified to secrete something, then that type of glandular epithelium is called as goblet cell. Very important for your exam. जब एक सेल मॉडिफाई होगा to secrete something and that something is nothing but the mucus. Mucus is nothing but a स्टिकी सब्सटेंस. देखो जब कभी आपको सर्दी वगैरह हो जाती है तो आपको जो कफ निकलता है दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ म्यूकस. समझ में आया? तो म्यूकस क्या है? एक स्टिकी सब्सटेंस है जो हमारे हर एक सिस्टम में प्रेजेंट है. हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में म्यूकस है जिससे कि फूड आसानी से स्वॉलो किया जा सके. हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में म्यूकस है ताकि डस्ट पार्टिकल को ट्रैप किया जा सके. हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी म्यूकस प्रेजेंट है, हमारे यूरिनरी सिस्टम में भी म्यूकस प्रेजेंट है. तो ये जो म्यूकस है ना वो हमारे हर एक सिस्टम में प्रेजेंट है. तो ये म्यूकस को बनाता कौन है? गॉबलेट सेल्स. गॉबलेट सेल्स क्या है? ग्लैंडुलर एपिथेलियम का एक टाइप है. समझ में आया सबको? यस और नो? अंडरस्टूड? Yes. ओके. तो क्या बोला मैंने? देखो अभी मुझे उसका आंसर बताओ तो मुझे समझेगा कि आपको समझा है कि नहीं. अगर ग्लैंडुलर एपिथेलियम का एक सेल मॉडिफाई होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? डैश. Goblet वेरी cell. गुड. व्हाट डज द गॉबलेट सेल सिक्रीट्स? व्हाट डज द गॉबलेट सेल सिक्रीट्स? क्या बनाता है गॉबलेट सेल? म्यूकस. क्या बनाता है? म्यूकस. What is mucus? It's a sticky substance. ठीक है, समझ में आ गया सबको? तो अगर Yes, एक सेल मॉडिफाई हो गया तो उस एक सेल का नाम दिया गया, उसको एक नामकरण किया गया है. उसका नामकरण क्या है? गॉबलेट सेल. कहीं पे भी अगर गॉबलेट सेल है तो वो क्या बनाएगा? म्यूकस बनाएगा. तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया जैसे कि इंटेस्टाइन, वैसे ही हमारे स्टमक में भी है, हमारे किडनी में भी है, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट है. मतलब इन शॉर्ट गॉबलेट सेल्स हमारे हर एक सिस्टम में प्रेजेंट हैं. अच्छा, अगर बहुत सारे सेल्स ने मॉडिफाई कर लिया अपने आप को, बहुत सारे सेल्स ने अगर मॉडिफाई कर लिया अपने आप को कुछ बनाने के लिए, कुछ सिक्रीट करने के लिए, तो उसे हम कहेंगे मल्टी सेल्यूलर. जैसे कि हमारा स्वेट ग्लैंड, हमारा सलाइवरी ग्लैंड, यस, हमारा ऑयल ग्लैंड्स. ठीक है, जैसे स्वेट ग्लैंड, हमारे पूरे स्किन पे स्वेट ग्लैंड है तो मल्टी सेल्यूलर हो गया.
हमारे पास 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड है, मतलब कि मल्टी सेलुलर हो गया। समझ में आया बेटा आप लोगों को? तो जब एक से ज्यादा सेल मॉडिफाई होता है तो कुछ बनाने के लिए, कुछ सिक्रीट करने के लिए, तो उसे हम मल्टी सेलुलर कहेंगे। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. तो डिपेंडिंग अपॉन द सेल, यूनिसेल्युलर है तो उसको एक ही नाम दे दिया गया है, गॉबलेट सेल, और वो एक ही चीज बनाता है, म्यूकस। कभी कभी बहुत सारे सेल्स भी मॉडिफाई होते हैं तो उसे हम मल्टी सेलुलर बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल है सलाइवरी ग्लैंड, आप और भी एग्जांपल लिख सकते हो, स्वेट ग्लैंड भी लिख सकते हो। ठीक है, अब दूसरा इसका क्लासिफिकेशन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन, के क्या बनाता है, उसके अनुसार मल्टी सेलुलर ग्लैंड इज ऑफ 2 टाइप्स। मल्टी सेलुलर ग्लैंड इज ऑफ 2 टाइप, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या होता है, जो ग्लैंड में डक्ट है या पाउच है, मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड अपना सिक्रीशन उस डक्ट में डालता है या फिर उस पाउच में डालता है, या फिर वो एक जगह तक ही सीमित रहता है। जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड हम सबके बक्कल कैविटी में प्रेजेंट है, और कहीं है क्या सलाइवरी ग्लैंड? और कहीं है क्या सलाइवा? और कहीं सिक्रीट होता है क्या? नहीं। तो No, ये क्या miss. हो गया, एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गया। जैसे कि स्वेट ग्लैंड है, वो हमारे स्किन पे है, ठीक है, तो वो वहीं पे उस पाउच में स्वेट सिक्रीट होता है। ऑयल ग्लैंड क्या हो गया, स्किन पे ही है, वहीं पे उस पाउच में ही ऑयल सिक्रीट होता है। टीयर ग्लैंड हमारे आंसू वाले ग्लैंड हमारे आंखों के पास है। वैक्स ग्लैंड्स जो हमारे कानों में प्रेजेंट है। तो जब कोई ग्लैंड्स एक पर्टिकुलर लोकेशन पे है और वो जो भी सिक्रीट करता है वो एक पाउच में या डक्ट में करता है, तो उसे हम कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो अभी जितने भी एग्जांपल्स मैंने आपको बताए ये सब एक्सोक्राइन के एग्जांपल है। स्वेट ग्लैंड, टीयर ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, वैक्स ग्लैंड, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसके पास डक्ट है। डक्ट मतलब पाउच है या ट्यूब है। अब हम बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, जो लोग अपना सिक्रीशन अंदर डालते हैं। एंडो मींस अंदर। अब अंदर मींस कहाँ डालते हैं, डायरेक्टली इनटू द ब्लड। इनके पास कोई डक्ट नहीं है, कोई पाउच नहीं है, कोई डक्ट नहीं है, पाउच नहीं है, इसीलिए ये लोग अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में ही डाल देते हैं, और ब्लड के सर्कुलेशन के थ्रू पर्टिकुलर टाइप का हार्मोन्स अपने अपने टारगेट ऑर्गन पे पहुंच जाता है। अंडरस्टूड? सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड, बिना डक्ट वाले ग्लैंड है, बिना पाउच वाले ग्लैंड है। देयर सिक्रीशन इज कॉल्ड एज हार्मोन्स। Their secretion is called as hormones, which are released directly into the bloodstream. Understood? Okay. Yes, miss. So you can see the next slide, the examples of the same. Just a second. So you can see the diagram over here. देखो ये कॉल्यूमना, ये माइक्रोविलाई दिख रहा है, मतलब कि ये कॉल्यूमनर एपिथेलियम है, पर इसके अंदर एक ही सेल मॉडिफाई हो गया। आप देख सकते हो कर्सर में एक सेल मॉडिफाई हो गया, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, गॉबलेट सेल। और गॉबलेट सेल क्या बनाता है, म्यूकस। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, ग्लैंडुलर एपिथेलियम का हो गया। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जांपल्स यू कैन सी, they pour their secretion at a specific site या location. Salivary gland, sweat gland. एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। जैसे कि बहुत सारे ग्लैंड्स है, आपको 12th स्टैंडर्ड में इसके ऊपर एक पूरा पूरा लेसन है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर एक पूरा लेसन है। थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, बहुत सारे ग्लैंड्स हैं। इसका फंक्शन क्या है, अभी मैंने आपको म्यूकस का फंक्शन बताया। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में म्यूकस विल ट्रैप द डस्ट पार्टिकल, इट विल डू द लुब्रिकेशन का काम। Then digestive tracts में secretion of enzymes and the hormones. So just go through all of you. एक बार just read करो पूरा glandular epithelium. Any doubt, any of the point, you can just ask me now. मिस ग्लोबलेट सेल का फिर से एक बार बताओ ना।
गॉबलेट सेल्स का मतलब है जब एक ही सेल अपने आप को मॉडिफाई करता है। देखो अभी ये वाला डायग्राम आप देखो, किस चीज का डायग्राम है? देखो ये माइक्रोविलाई दिख रहा है, मतलब ये कौन सा डायग्राम है बेटा? कौन सा डायग्राम है? कॉल्यूमनर एपिथेलियम का डायग्राम है कि नहीं? हाँ या नहीं? अब इस कॉलमनार एपिथेलियम में देखो कितने सेल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 सेल्स है कि नहीं? 6 न्यूक्लियस दिख रहे हैं, मतलब 6 सेल्स है कि नहीं? यस मिस। अब इन सब 6 सेल्स में से सिर्फ ये पांचवा वाला सेल, मतलब 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ वाला सेल ही मॉडिफाई हो गया है। यस मिस। क्या बनाने लगा? म्यूकस बनाने लगा। तो जब एक सेल मॉडिफाई होता है तो उस एक सेल को नाम दिया गया है, उस एक सेल का नाम क्या होगा? गॉबलेट सेल। समझ में आया? यस मिस, थैंक यू मिस। एक बार रीड करो। और भी किसी को कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी। मैम हाँ, मैम क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू जर्मिनल एपिथेलियम भी बोला जाता है क्या? नहीं, क्यूबॉइडल अलग है, जर्माइनल एपिथेलियम अलग है। अभी हम पढ़ेंगे जर्माइनल एपिथेलियम, बट दे आर प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन विद द जर्माइनल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल का काम अलग होता है, जर्माइनल का काम अलग होता है। ठीक है, अंडरस्टूड? यस। सो एक बार एग्जांपल्स देख लो, यू कैन सी द डायग्राम आल्सो। सी, ये गॉबलेट सेल हो गया, ये सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम है। देखो ये जो ग्रीन ग्रीन है ये सब गॉबलेट सेल्स हो गए। ये भी एक गॉबलेट हो गया, ये भी एक गॉबलेट सेल हो गया, ये भी एक गॉबलेट सेल्स हो गया, ये भी गॉबलेट सेल्स हो गया, क्योंकि म्यूकस बन रहे हैं यहाँ पे। समझ में आ गया? तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम कोई भी एपिथेलियम के साथ रह सकता है, सीलिएटेड के साथ भी, कॉलमनार के साथ भी, क्यूबॉइडल के साथ भी, स्क्वैमोस के साथ भी। उसको ग्लैंडुलर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो कुछ बना रहा है। अगर एक म्यूकस बना रहा है तो उसको गॉबलेट सेल बोलेंगे। कुछ और चीज बना रहा है तो उसको अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, टीयर ग्लैंड, ऐसे अलग अलग नाम दिए गए हैं मल्टी सेलुलर को। समझा? चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, सेंसरी एपिथेलियम। सेंसरी नाम से ही पता चल रहा है, सेंसरी मतलब क्या है? जो सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट है। आप सबको पता है कि हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन हैं, which are been called as the windows of our brain, eyes, nose, tongue, skin, है ना? अब यहाँ पर सब एक स्पेशल टाइप का एपिथेलियम प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं सेंसरी एपिथेलियल टिश्यू। So again, they can be of any type. They can be of columnar shape. सिर्फ उसका काम के अनुसार इसका नाम पड़ा है। अगर वो सेंस कर रहा है, कोई चीज को अगर सेंस कर रहा है तो उसके लिए उसका नाम पड़ गया सेंसरी एपिथेलियम। अब इसका शेप इंपॉर्टेंट नहीं, इसका काम इंपॉर्टेंट है। ये शेप में कॉलमनार जैसा भी हो सकता है, क्यूबॉइडल जैसा भी हो सकता है। समझ में आया? यहाँ पे अगर सेंसरी हेयर्स हैं तो हमने उसका नाम दे दिया सेंसरी एपिथेलियम। So sensory hairs are present at the free end of the cell. इसका काम क्या है? Perceiving the external as well as internal stimuli. Stimuli मतलब response to stimuli. आपने सुना है ना ये नाम, रिफ्लेक्स एक्शन, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। जैसे अगर आपको किसी ने इंजेक्शन लगाना चाहा, ठीक है, आपको इफ somebody is pricking with a needle, तो निडल से प्रिकिंग एक स्टिमुलस हो गया और उसके लिए आप रेस्पॉन्स क्या दिखाओगे? आप पीछे हटोगे, रोगे, गाओगे, तो ये क्या हो गया? रेस्पॉन्स हो गया। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम आर प्रेजेंट इन आवर नोज। नोज को ऑल्फैक्टरी भी कहा जाता है। इज प्रेजेंट इन ईयर, ईयर को ऑडिटरी भी कहा जाता है। और आई में भी प्रेजेंट है, कॉल्ड एज फोटो रिसेप्टर्स। ठीक है, सो जस्ट गो थ्रू ऑल द पॉइंट्स, वेरी सिंपल। Done?
अंडरस्टूड? Yes, miss. सो यू कैन सी दिस ऑल्फैक्टरी, नोज में होता है ऑल्फैक्टरी बल्ब, ये आप 12th स्टैंडर्ड में डिटेल में पढ़ोगे। नेक्स्ट, अभी किसी ने मुझे जर्माइनल एपिथेलियम के बारे में पूछा था। सो जर्माइनल एपिथेलियम, नाउ यू कैन सी ओवर हियर, जर्माइनल मतलब जो जर्मिनेट होने वाला है, जैसे कि आप बीज डालते हो सॉइल में और उससे एक प्लांट जर्मिनेट होता है, मतलब कोई चीज ग्रो करता है, ठीक है, कोई चीज बनता है। उसी तरह से जर्माइनल एपिथेलियम से कुछ बनेगा, और वो क्या बनता है? मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट बनता है। मेल गैमेट को स्पर्म कहा जाता है और फीमेल गैमेट को एग, ओवा या फिर ओवम भी कहा जाता है, ठीक है। तो जर्माइनल एपिथेलियम जो है ना, सिर्फ और सिर्फ गोनाड्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। गोनाड्स किसको बोला जाता है? गोनाड्स, टेस्टीज एंड ओवरी को कहा जाता है, ठीक है। टेस्टीज में भी जर्माइनल एपिथेलियम है जहां पे स्पर्म बनता है, ओवरी में भी जर्माइनल एपिथेलियम है जहां पे एग बनता है। समझ में आया इतनी बात? ठीक है। Yes, तो miss. इस एपिथेलियम की खास बात क्या है? आपने सेल डिवीजन के दो टाइप्स सुने होंगे, माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। तो जर्माइनल एपिथेलियम में ना हमेशा मियोसिस होता है। मियोसिस में क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है, हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं। जैसे आपने सुना होगा स्पर्म और एग 23, हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स है टोटल? 46 क्रोमोसोम है। तो 46 क्रोमोसोम को आप क्या बोलोगे? डिप्लॉइड बोलोगे। और 46 का आधा क्या होगा? 23, तो उसको आप क्या बोलोगे? हैप्लॉइड बोलोगे। और एग बनता है वो हैप्लॉइड वाला बनता है, ठीक है। सो इट इज प्रेजेंट, जर्माइनल एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इज अ पार्ट ऑफ टेस्टीज। टेस्टीज का ये एक हिस्सा है जहां पर स्पर्म बनता है। और वैसे ही जर्माइनल एपिथेलियम ओवरी में भी प्रेजेंट है जहां पे एग बनता है। समझ में आया? Yes, miss. Next, now till here we have completed with the simple type of epithelium. अभी हमने 7, मैंने आपको उस दिन लिखा के दिया था बेटा, there are 7 simple epithelium, 7 simple epithelium. Now we are going to learn about the compound epithelium. कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? जो लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर है उसे हम कहेंगे कंपाउंड एपिथेलियम, है ना। So compound epithelium is made up of more than one layer of cell and has limited role in secretion and absorption. इसका मेन फंक्शन क्या होता है कंपाउंड एपिथेलियम का? प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड द मैकेनिकल स्ट्रेस। मैंने आपको पहले भी फर्स्ट लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि कंपाउंड एपिथेलियम का जो नीचे वाला सेल है वही बेसमेंट मेम्ब्रेन पे बैठा है, बाकी के सारे सेल्स ऊपर ऊपर तरफ होते हैं। सो एक बार ये सारे पॉइंट्स देख लो। एनी डाउट इन बोथ द पॉइंट्स यू कैन जस्ट आस्क। मैम मैम क्यूबॉइडल एपिथेलियम में भी गोनाड्स होते हैं ना? क्यूबॉइडल एपिथेलियम में गोनाड्स। क्यूबॉइडल एपिथेलियम में गोनाड्स नहीं होते, गोनाड्स में क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। ओके ओके।
ठीक है, समझा कंपाउंड। अब लेट अस लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ कंपाउंड। सो फर्स्ट वन इज स्ट्रेटिफाइड। बायो में स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर, तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम मतलब लेयर वाले एपिथेलियम। यहाँ पे पहले अभी मैं आपको डायग्राम बताऊंगी, तब आपको ये समझ में ज्यादा अच्छे से आ जाएगा। सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। आप नीचे रेड सेल्स को देख सकते हो, देखो नीचे वाले रेड सेल्स, दीज आर द ग्रोइंग सेल्स। दिस रेड सेल्स जिसको नाम है स्ट्रेटम बेसाली, ये किसके ऊपर रेस्ट कर रहे हैं? दे आर रेस्टिंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या बोला मैंने? स्ट्रेटम बेसाली आर रेस्टिंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, राइट है कि नहीं? स्ट्रेटम बेसाली इज रेस्टिंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, हाँ या नहीं? Yes, miss. यस और नो? Yes, miss. ओके, देन उसके ऊपर आता है स्ट्रेटम स्पाइनोसम, उसके ऊपर है स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम, उसके ऊपर है स्ट्रेटम लूसिडम, और सबसे ऊपर है स्ट्रेटम कॉर्नियम। अब इस सेल्स को ध्यान से देखो, ये रेड वाले सेल्स के अंदर आपको न्यूक्लियस अच्छी तरह से दिख रहा है, ऊपर वाले सेल्स में आते आते भी न्यूक्लियस दिख रहा है, स्ट्रेटम स्पाइनोसम में भी न्यूक्लियस दिख रहा है। पर अब ग्रैन्युलोसम और लूसिडियम में देखो न्यूक्लियस गायब है ना? न्यूक्लियस दिख रहा है क्या? नहीं, सिर्फ आपको डॉट डॉट दिख रहा है। मतलब क्या दिख रहा है? साइटोप्लाज्म दिख रहा है। तो स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम में भी साइटोप्लाज्म दिख रहा है, लूसिडियम में भी साइटोप्लाज्म दिख रहा है। पर अब कॉर्नियम में देखो, न साइटोप्लाज्म है न न्यूक्लियस है। मतलब ये कौन से सेल्स हो गए बेटा? डेड सेल्स हो गए। समझ में आ गया मेरी बात? तो ये ऐसा होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, जिसका जो नीचे वाला सेल है वो क्या करता है? वो ग्रो करता है, और ग्रो करने के बाद जो ऊपर 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 वाले सेल्स होते हैं वो जूने जूने होते जाते हैं, और जो सबसे ऊपर का सेल होता है वो डेड सेल्स होता है। समझ में आया मेरी बात? Yes, miss. अब आप पढ़ो यहाँ पे। So nucleus is present in the stratum germinativum. Stratum basale को stratum germinativum भी कहा जाता है। Then cell at the free surface become flat and lack nucleus, मतलब no nucleus, उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रैटम कॉर्नियम। तो देखो ये ऊपर वाले में न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? स्ट्रैटम कॉर्नियम। ऐसे सेल्स स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का काम क्या है? प्रोटेक्शन, जो कि हमारे स्किन में प्रेजेंट है, इसोफेगस में प्रेजेंट है, हमारे कॉर्निया मतलब आंखों में प्रेजेंट है, फीमेल के वजाइना में प्रेजेंट है, रेक्टम में प्रेजेंट है। ठीक है, स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम इज कंपोज्ड ऑफ जर्मिनेटिव केराटिनोसाइट्स। आपको पता है कि हमारा हेयर, हमारा स्किन एक प्रोटीन से बना है जिसका नाम है केराटिन प्रोटीन। ठीक है, तो जो लास्ट वाला जो सेल है ना स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम, उसके अंदर केराटिनोसाइट्स है, मतलब केराटिन बनाने वाले सेल्स। केराटिन बनाने वाले सेल्स, केराटिन इज अ प्रोटीन, वो बनाने वाले सेल। साइट का मतलब होता है सेल, केराटिन का मतलब है प्रोटीन। सो केराटिनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। ऐसे सेल्स आर एक्टिवली डिवाइडिंग टू प्रोवाइड सेल्स टू रिप्लेनिश द लॉस्ट स्किन फ्रॉम द नॉर्मल शेडिंग। आप सबको पता है कि हमारे जो स्किन है उसमें से जूने जूने सेल्स, हमेशा डेड सेल्स हमेशा शेड ऑफ होते रहते हैं, हमेशा निकलते रहते हैं। ठीक है, और नए सेल्स ये स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम बनाता रहता है। So stratum corneum is the outermost layer of the skin. It serves as a primary barrier between the body and the environment. Okay, so just go through all the points. Any point if you have not understood, you please let me know. Just go through all the points. मिस रेक्टम मतलब क्या? Yes बेटा, रेक्टम मतलब? रेक्टम एनस के पहले एक रीजन होता है रेक्टम, जहाँ पे फीसेस जो है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो टेम्पररी स्टोर होता है। एनस के पहले होता है रेक्टम, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। समझा? यस।
मैम स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम का काम नए सेल्स बनाना होता है ना मैम? यस बेटा, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम का काम नए सेल्स बनाना होता है। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम का मतलब होता है जो लेयर्स में प्रेजेंट है, उसका ये काम नहीं है कि नए सेल्स बनाना। आप समझो मेरी बात को कि व्हाट वी आर लर्निंग, स्ट्रैटा का मतलब होता है लेयर्स। इसके अंदर हम ये बता रहे हैं कि जो नीचे वाला लेयर है वही जर्मिनेटिवम लेयर है, वही बनाता है, ऐसा बोल रहे हैं हम। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बाकी के सेल्स नहीं बनते हैं। जो अभी तक आपने इसके पहले भी पढ़े हैं वो सब भी नए नए सेल्स बनते हैं ना। अपने बॉडी में हर दिन डेड सेल्स होते हैं और हर दिन नए सेल्स बनते हैं। पर इसके पहले वाले जो भी आपने सिंपल एपिथेलियम पढ़ा था वो सब सिंगल लेयर था, तो अगर वो डेड होते हैं तो वापस बनते हैं। पर यहाँ पे इसका खास बात क्या है, क्योंकि ये लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर सेल्स है, इसके लिए यहाँ पे स्पेसिफाई किया जा रहा है कि जो नीचे वाला लेयर है वही बनाता है, बाकी ऊपर जो सेल्स होते हैं वो डेड सेल्स हो रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं? हाँ एनी अदर डाउट? any other doubt anybody's having? No. Okay, now कंपाउंड एपिथेलियम का नेक्स्ट टाइप इज अ ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अभी आप इसी स्टैंडर्ड में 11th स्टैंडर्ड में यू आर गोइंग टू लर्न एक्सक्रीटरी सिस्टम इन डिटेल। In excretory system you are going to learn about the full excretory organs, that is a kidney, urinary bladder. You must have heard in your 10th standard also. हमारे excretory system में हमारे पास दो किडनी है, दो यूरेटर है, एक यूरिनरी ब्लैडर है और एक यूरेथ्रा है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे आपको यूरिनरी ब्लैडर के बारे में बता रही हूँ कि यूरिनरी ब्लैडर एक डिस्टेंशन ऑर्गन है। डिस्टेंशन ऑर्गन का मतलब क्या होता है? बलून के जैसा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक बलून लिया और उसमें पानी भरा तो वो बलून स्ट्रेच होगा कि नहीं होगा? होगा। फिर जब वो पानी आपने उसमें से निकाल दिया तो फिर बलून बैक टू इट्स नॉर्मल शेप हो जाएगा। तो ऐसा कोई चीज जो स्ट्रेच होता है और पानी जाते ही उसमें का लिक्विड निकलते ही वो बैक टू इट्स नॉर्मल कंडीशन आ जाता है, ऐसे ऑर्गन को हम डिस्टेंशन कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है उसका काम क्या है? टेम्पररी यूरिन को स्टोर करना, टेम्पररी यूरिन को स्टोर करना। तो कितना यूरिन एक बार में स्टोर किया जाता है? अबाउट 500 ml। ठीक है, समझो अगर आधा लीटर यूरिन स्टोर हो रहा है हमारे यूरिनरी ब्लैडर में, इसका मतलब कि वो स्ट्रेच हो रहा है। और जब आप मिक्ट यूरिनेशन करोगे, मिक्ट यूरिनेशन का मतलब होता है एक्ट ऑफ यूरिनेशन, जब आप यूरिनेशन पास कर दोगे, जब आप यूरिन पास कर लोगे फिर से ये बैक टू नॉर्मल साइज में आ जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे इस यूरिनरी ब्लैडर में एक स्पेशल टाइप का एपिथेलियम है जिसे हम कहते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जिसका प्रॉपर्टी क्या है? डिस्टेंशन होना, स्ट्रेच होना, बैक टू नॉर्मल होना, स्ट्रेच होना, बैक टू नॉर्मल होना। समझ में आया? सो द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज सेम लाइक अ स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, उसके जैसे ही दिखता है। बट यहाँ पे क्या फर्क है? द सेल कैन अंडरगो अ चेंज इन देयर शेप एंड स्ट्रक्चर डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ स्ट्रेच। ज्यादा यूरिन भरते गया भरते गया भरते गया वो और स्ट्रेच होते गया होते गया होते गया, यूरिन पास हो गया वापस बैक टू नॉर्मल हो गया। सो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेचिंग ऑफ द ऑर्गन is called as a distension of the organ, and the best example is a urinary bladder. So just go through again, any doubt you can just ask me.
मैम स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम के पास स्ट्रेचिंग की कैपेसिटी या फिर प्रॉपर्टी नहीं होती है ना? नहीं बेटा, नहीं, सिर्फ ट्रांजिशनल एपिथेलियम के पास स्ट्रेचिंग की प्रॉपर्टी होती है, पर ट्रांजिशनल दिखता, इसका स्ट्रक्चर सेम स्ट्रैटिफाइड जैसा है, पर स्ट्रैटिफाइड के पास स्ट्रेचिंग वाली प्रॉपर्टी नहीं है। स्ट्रैटिफाइड हमारा स्किन एग्जांपल है ना बेटा, स्ट्रैटिफाइड का, तो अपना स्किन स्ट्रेच हो रहा है क्या? नहीं, समझा? Yes, miss. Okay. So I hope all of you have understood both the type of epithelium. So you can see over here. अभी इस डायग्राम को देखो, ये पहला वाला डायग्राम देखो, जैसे कोई स्पॉन्ज है, स्पंज होता है ना घर में, ये स्पंज को अगर आपने लूज छोड़ दिया तो ये इतना बढ़ के इतना बड़ा हो गया, पर अगर आपने उस स्पंज को दबाया तो ये फिर से ऐसे छोटा हो जाएगा कि नहीं? होगा कि नहीं? देखो सेकंड वाला डायग्राम, तो देखो ये टिश्यू जब नॉट स्ट्रेच्ड है, मतलब जब इसमें यूरिन नहीं भरा है तो ये इतना बड़ा है, पर जैसे इसमें यूरिन भरने लगेगा ये स्ट्रेच होके इतना पतला हो गया। समझ में आया? So this is a diagram for the transitional epithelium, but in your textbook it has been not been given. So जितने डायग्राम टेक्स्ट बुक में दिए हैं उतने ही आपको एग्जाम के लिए ड्रॉ करने हैं। ये तो पीपीटी में मैंने आपको समझाने के लिए शो किया है। So now you can all copy down this part. Simple epithelium and compound epithelium का distinguish, which is a very important question for the exam. So simple is made up of single layer, compound is made up of many layers. Because it is single layer, all the cells will be resting on the basement membrane. But because compound is made up of many layers, only the last layer, the deepest layer, is resting on the basement membrane. But basement membrane is not present, it is absent. Again, a very important question for MCQ. Basement membrane is absent in the transitional epithelium. Simple is covering the moist surface. It helps in the wear and tear of the body, whereas it covers the surface of the body. It is secretory, absorptive, protective, and it is only and only protective in function. So please all of you copy down fast, and जिसका हो जाएगा तो you have to let me know. वेदिका, उत्कर्षा, वेदिका, उत्कर्षा, mute yourself. वेदिका जगताप, वेदिका जगताप, done all of you? Yes, ma'am.
Okay. So now next topic which we are going to learn is the cell junction. सेल जंक्शन हमेशा याद रखो एपिथेलियल टिश्यू में ही देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब सेल जंक्शन का मतलब क्या होता है? जहां पे दो सेल मीट कर रहे हैं, ठीक है। wherever two cells are meeting, it is forming a junction. So please try to understand each and every line. Epithelial cells are connected to each other laterally, laterally मतलब sideways, as well as to the basement membrane by a junctional complex which is called as a cell junction. तो सबको समझ में आ गया सेल जंक्शन क्या है? एपिथेलियल टिश्यू का जो सेल्स है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है साइड में, और साथ में बेसमेंट मेम्ब्रेन से भी कनेक्टेड है, जिससे एक जंक्शनल कॉम्प्लेक्स बन रहा है जिसे हम कहते हैं सेल जंक्शन. In vertebrates, there are three major type of cell junctions. So that you have to learn in detail. Adherent junction, desmosomes and hemidesmosomes. ये तीनों भी क्या करते हैं? एंकरिंग का काम करते हैं. एंकर का मतलब आपको मालूम है ना, मजबूती का काम करते हैं. गैप जंक्शन का काम क्या है? कम्युनिकेशन का काम करते हैं, मतलब दो सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन का काम. टाइट जंक्शन, दे आर होल्डिंग द थिंग्स वेरी टाइटली, ठीक है. नाउ लेट अस लर्न ईच वन इन डिटेल. नाउ टाइट जंक्शन को एब्रीवेशन किया जाता है TJS. These junctions, they maintain the cell का polarity, as well as they prevent word है, prevent lateral diffusion of proteins and ions. मतलब एक सेल से दूसरे सेल में प्रोटीन्स या आयंस को नहीं जाने देता है, प्रिवेंट करता है, क्योंकि सेल्स एकदम पास में प्रेजेंट है, एकदम टाइट प्रेजेंट है. इतने टाइट होने के वजह से कोई भी डिफ्यूजन प्रोटीन या आयन का नहीं हो पाता है लैटरली. अंडरस्टूड टाइट जंक्शन ऑल ऑफ यू? यस और नो? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, next is the gap junction. Gap junction is abbreviated as GJS. The intercellular connection का मतलब दो सेल के बीच का कनेक्शन. It allows the passage of ions. क्योंकि गैप है ना बेटा, तो गैप होने की वजह से कोई भी आयन या छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एक सेल से दूसरे सेल से एक्सचेंज हो पाता है, अलाउ हो पाता है, बिकॉज इट्स अ गैप जंक्शन. So intercellular connection allows the passage of ions and small molecules between cells, as well as exchange of chemical messages between the cell. So I hope this is also very simple to understand. क्योंकि gap है, there is a passage, there is a transfer of ions and small molecules with the chemical messages from one cell to another cell. नेक्स्ट एडेरेंट का मतलब अभी मैंने आपको बताया था एंकरिंग का काम करना. सो एडेरेंट जंक्शन, इट हेल्प्स इन वेरियस सिग्नलिंग पाथवेज एंड ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन. एक सेल को दूसरे सेल को सिग्नल देना है, अगर सिग्नल देना है तो वो किसके थ्रू दे पाता है? एडेरेंट जंक्शन के थ्रू दे पाता है. व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए का तैयार होना, डीएनए आरएनए. आप अभी 12th स्टैंडर्ड में ही पढ़ोगे डीएनए कैसे बनता है, प्रोटीन कैसे बनता है. कोई भी प्रोटीन कैसे बनता है तो दो स्टेप में बनता है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ठीक है. सो ये सारे चीजें अगर एक सेल को दूसरे सेल को बोलना है कि चलो अभी प्रोटीन बनाना है, तो वो किसके थ्रू सिग्नल देगा? एडेरेंट जंक्शन के थ्रू देगा. समझा बेटा सबको? Yes. Yes, ma'am. You can see the tight junction, you can see the gap junction, you can see the adherent junction. Tight, gap, adherent. Again the same diagram with this thing. ये देखो, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, तीन सेल्स हैं. गैप जंक्शन, टाइट जंक्शंस, एडेरेंट जंक्शंस. ये तीन सेल के बीच में तीन जंक्शंस दिखाए गए हैं. अभी हमें और दो जंक्शंस पढ़ने हैं. दैट इज अ डेस्मोसोम.
and the hemidesmosome. तो डेस्मोसोम का काम क्या है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, दो सेल के बीच में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। तो स्ट्रेंथ की जरूरत कहाँ पर होती है? हार्ट के मसल्स में और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। तो हार्ट के मसल्स को हम कार्डियक मसल्स कहते हैं, और जो लेयर, जो कवरिंग हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में है उसे हम मेनिंजिस कहते हैं। मेनिंजिस क्या है बेटा? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड both are protected by a covering and that covering is called as a meninges. तो हमारे ब्रेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, स्पाइनल कॉर्ड इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, अपना हार्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तो वहां पे जो भी एपिथेलियल टिश्यू है उसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, जो कि कौन देता है? डेस्मोसोम देता है। फिर हम बात करते हैं हेमीडेस्मोसोम। हेमी मीन्स हाफ डेस्मोसोम। So they will also allow strong adherence, but they will maintain basically the homeostasis by signaling. ठीक है, ये लोग भी स्ट्रॉन्ग एडहेरेंस प्रोवाइड करेंगे, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट प्रोवाइड करेंगे, साथ में ये लोग क्या काम करेंगे? होमियोस्टैसिस मेंटेन करेंगे। होमियोस्टैसिस का मतलब क्या होता है बेटा? मेंटेनिंग अ नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, so hemidesmosomes are very small studded like structure. They are found in the epidermis of our skin. They are similar to the desmosome, however desmosome attached to the adjacent cell. ये दो अलग अलग सेल्स को अटैच करता है, जबकि हेमीडेस्मोसोम बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच करता है। सिर्फ यही फर्क है दोनों में। आप डायग्राम देखोगे तो आपको समझ जाएगा। ये देखो हेमीडेस्मोसोम को देखो, एक ही डायग्राम में आप सारे टाइप जंक्शंस देख पाओगे। गैप, desmosome, adherent, tight junction, and hemidesmosome. They are small studded structures. So just go through over here also. Any doubt you can ask me. Yes, children, any doubt till here? No, miss. So you can see the diagram with all the junctions. So it has been given in your textbook with a nice diagram. So that will also be a homework for all of you to write down all the cell junctions. First, you will be writing about the definition of cell junction, and then you will be writing all the types with the diagram. Okay, that is also homework for you. So let us first, today let us introduce the connective tissue. In the next class, I will be teaching you the types of connective tissue. Okay. So नाम से ही पता चल रहा है कनेक्टिव टिश्यू, जो कि हमारे सारे बॉडी को कनेक्ट कर रहा है एक दूसरे से। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू। बहुत ज्यादा हमारे बॉडी में है, वाइड स्प्रेडेड, सब जगह प्रेजेंट है, एंड वेरीड ऑफ ऑल टाइप्स, बहुत ही अलग दिखता है सारे टिश्यू से। इट ऑल्सो हैज द वाइडेस्ट वैरायटीज ऑफ फंक्शन। इसके अलग अलग फंक्शंस भी है, जैसे फ्लूइड भी, जैसे कि ब्लड भी क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। तो देखो ब्लड कितना अलग दिख रहा है। हमारे पास जो हड्डियां हैं वो भी कनेक्टिव टिश्यू, देखो वो कितना अलग है। समझ में आया? हमारे पास जो फैट है वो भी कनेक्टिव टिश्यू, वो भी कितना अलग दिख रहा है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इसमें वैरायटीज ऑफ फंक्शन है। ब्लड का अलग फंक्शन है, बोन्स एंड कार्टिलेज का अलग फंक्शन है,
एडिपोज टिश्यू मतलब फैट का अलग फंक्शन है। तो ये बहुत सारे वैरायटीज में है और इसका फंक्शन भी काफी अलग अलग है। So it is the most just a second beta, just a second. So connective tissue के we will learn today the general points. So it is the most widely spreaded tissue in the body. सब जगह present है। अभी मैंने आपको बताया blood है, cartilage है, bones है, adipose tissue मतलब fat के tissue है, areolar tissue है, हमारे ligaments है, हमारे tendons है, ये सब के सब क्या है, connective tissue है। So it is binding, supporting, providing strength to the body and the tissues and the organs. It consists of varieties of cells and fibers. Yes, we will be learning this type in the next class. इसमें कौन कौन से टाइप के सेल्स है, इसमें कौन कौन से टाइप के फाइबर्स प्रेजेंट है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। Then these are embedded मतलब अंदर है, in the abundant intercellular substance called as a matrix. मैट्रिक्स का मतलब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, दो सेल के बीच में जो स्पेस होता है वहां पे अगर कोई चीज प्रेजेंट है उसे हम कहेंगे मैट्रिक्स। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू में ना हमें अलग अलग टाइप के मैट्रिक्स देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कभी जेल के जैसा मैट्रिक्स दिखेगा, तो कभी बोन वाला मैट्रिक्स दिखेगा, कभी फ्लूइड वाला मैट्रिक्स दिखेगा। तो कनेक्टिव टिश्यू में हमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स दिखेंगे जब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू दे आर प्रोटेक्टिंग द वाइटल ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी, है ना, क्योंकि हमारा बोन कनेक्टिव टिश्यू है, हमारा कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू है। तो आप सबको पता है कि हमारा रिब केज जो कि एक बोन है जो कि स्केलेटन बनाता है, तो वो क्या करता है, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, हमारा क्रेनियम हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, हमारा वर्टिबल कॉलम हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। So therefore connective tissue is protecting the vital organs of our body. It is highly vascular. Vascular का मतलब क्या बताया था मैंने, क्या बताया था vascular का मतलब? blood pressure. शाबाश, very good, rich in blood supply. So connective tissue is rich in blood supply, highly rich in blood supply. सिर्फ एक को छोड़ के, that is the cartilage को छोड़ के, कार्टिलेज के पास खुद का ब्लड वेसल नहीं है, बाकी सबके पास खुद का ब्लड वेसल्स है। Then it acts as a packing material and also helps in the healing process. ठीक है, पैकिंग मटेरियल क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि एडिपोज टिश्यू इज विल एक्ट एज अ पैकिंग मटेरियल एंड हीलिंग प्रोसेस में भी ये मदद करता है। So just go through all the points of the connective tissue, all of you. See each and every points. अगर एक भी पॉइंट नहीं समझ में आया तो यू कैन प्लीज आस्क मी नाउ इटसेल्फ। कनेक्टिव टिश्यू के बहुत सारे टाइप्स है, दैट विल वी बी लर्निंग इन द नेक्स्ट क्लास। मिस एक्ट ऐसे पैकिंग मटेरियल एक बार समझा दो ना। पैकिंग मटेरियल जब आप उसके टाइप्स पढ़ोगे ना बेटा तो आपको समझेगा पैकिंग मटेरियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अपने पास जो फैट है, फैट किसके बीच में प्रेजेंट है, हमारे स्किन हमारे स्केलेटन के बीच में प्रेजेंट है, तो वो क्या हो गया, एक पैकिंग मटेरियल हो गया कि नहीं हो गया? यस मिस, समझा? यस मिस, थैंक यू। Any other doubt? No, miss. No, miss.
ओके बच्चा, सो इसके टाइप्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में लिखा के दूंगी, अभी नहीं लिखा के दूंगी. वी विल बी लर्निंग इट्स डिफरेंट टाइप्स. आपको कनेक्टिव टिश्यू का 3 टाइप्स पढ़ने के लिए है, जिसमें से 11th स्टैंडर्ड में आपको सिर्फ ए और बी ही पढ़ना है. सी वाला आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे. ठीक है, तो ये सब में इसके ए के भी बहुत सारे टाइप्स है, बी के भी बहुत सारे टाइप्स है, और सी वाला आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया है 11th स्टैंडर्ड में, बट आप डिटेल में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज अ ब्लड एंड लिम्फ, दैट यू आर गोइंग टू लर्न इन योर 12th स्टैंडर्ड, नॉट इन 11th स्टैंडर्ड. ठीक है. So in the next class, I will be giving you in writing in a flow table form. You will be noting down. I will be dictating you. Okay. So just let us see what we have learned today for today. Just let us revise. So that many things you have to note down in your notebook. So we have started with the glandular epithelium. We have seen its 2 types on the number of cell. अगर एक cell है तो unicellular, that is goblet, secretes mucus. अगर मल्टी सेलुलर है, अगर बहुत सारे सेल्स मॉडिफाई हुए हैं तो मल्टी सेलुलर. मल्टी सेलुलर के आपने 2 टाइप्स पढ़े, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड. फिर हमने उसके एग्जांपल्स भी देखे. फिर वी हैव लर्न द सेंसरी एपिथेलियम व्हिच आर प्रेजेंट इन द सेंस ऑर्गन. नोज है तो ऑल्फैक्टरी, ईयर है तो ऑडिटरी, आई है तो फोटो. जर्माइनल एपिथेलियम सिर्फ और सिर्फ गोनाड्स में प्रेजेंट है. सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इज अ पार्ट ऑफ टेस्टिस, जो कि स्पर्म बनाता है. ओवरी मेक्स द एग और द ओवम, और यहाँ पे हमेशा मियोसिस होता है टू प्रोड्यूस द हैप्लॉइड गैमेट्स. देन वी हैव लर्न द कंपाउंड. इन दैट वी हैव लर्न द स्ट्रैटिफाइड, एग्जांपल अवर स्किन. हियर द लोअरमोस्ट सेल डिवाइड्स, द uppermost cells are the older cells which are the dead cells. Then we have seen the next example as a transitional epithelium. It is present in our urinary bladder and the function is distension of the organ. Then we have seen the distinguishing point between the simple and the compound, which can be asked in the exam. Then we have learned the different types of cell junction. In that we have learned the tight junction, gap junction, adherent junction. In adherent we have learned the 2 things again, desmosomes and hemidesmosomes. All these things you will be writing from your textbook, copying down from your textbook. Draw a neat and clean diagram also. Then today I have just introduced the connective tissue. Its type I will be teaching you in the next class. So it is most abundant, widely spreaded. It is having various types. ठीक है, फंक्शन भी अलग अलग है. इसके अंदर अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं और अलग अलग टाइप के फाइबर्स होते हैं. ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कौन से टाइप के सेल्स होते हैं, कौन से टाइप के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर. ठीक है. एंड देन इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी टेलिंग यू the flow table of the connective tissue. It is divided into how many parts and how they are being distributed in the body, where the different types are present in which region of our body. Understood all of you? Yes, miss. Yes, miss. होमवर्क सबको समझ में आया है? आप लोग कनेक्टिव टिश्यू नहीं लिखोगे, आप लोग सिर्फ यहाँ तक लिखोगे. ठीक है, ये सारा चीज आप लिखोगे विद अ नीट एंड क्लीन डायग्राम. और आज जैसे मुझे सबने दिखाया है वैसे मुझे नेक्स्ट लेक्चर में आप सब दिखाओगे. जो लोगों ने आज नहीं किया है मैंने उसका नाम नोट डाउन किया है. सो आई वांट ईच एंड एवरीवन विद अ कंप्लीटेड नोटबुक इन द नेक्स्ट क्लास. अंडरस्टूड? Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. चलो देन. So I think so we will stop now.